हेलो गाइस, आज हम फाइनल अकाउंट्स का फाइनल पार्ट कवर करेंगे। ये पार्ट थर्ड है, ठीक है। तो देखते हैं अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है, क्या क्या स्टेप्स रादर फॉलो करे हैं टू प्रिपेयर द फाइनल अकाउंट्स ऑफ अ सोल प्रोप्राइटर, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमको ट्रायल बैलेंस गिवन होगा, ठीक है। सेकेंड चीज़, उन ट्रायल बैलेंस के जो भी आइटम हमें गिवन है उनको हमको कैटेगराइज करना है असेट्स, लाइबिलिटी, इनकम, एक्सपेंसेस, गेन या लॉसेस में। कैटेगराइज करके हमको उसको पोस्ट करना है ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट में। ट्रेडिंग अकाउंट में हमको पता है कौन से डायरेक्ट एक्सपेंसेस और डायरेक्ट इनकम होती हैं। प्रॉफिट एंड लॉस में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट इनकम आती हैं। बैलेंस शीट में असेट्स और लाइबिलिटी के हेड के अंदर जो भी फॉल करेगा वो आएगा। ये तो हमारा हो गया फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करने का स्ट्रक्चर हो गया। उसके बाद हमको कुछ चीज़ें ड्यूरिंग पोस्टिंग या ड्यूरिंग जब भी हम बना रहे होंगे फाइनल अकाउंट्स, हमको ये ध्यान रखनी है। जैसे फॉर एग्जांपल वेजेस एंड सैलरी लिखा है तो वो ट्रेडिंग अकाउंट का पार्ट है, ठीक है। सैलरीज एंड वेजेस लिखा है तो पीएनएल का। ये छोटे छोटे पॉइंट्स है। क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग में भी आता है और बैलेंस शीट में भी आता है। COGS का फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ये सब हमने पढ़ा हुआ है, क्यों है, कैसे है। जो बाकी के दो पार्ट्स है उसमें सब कवर्ड है। थोड़ा सा बैलेंस शीट में जाते हैं। तो बैलेंस शीट में समझने की देखो 3 बेसिक चीज़ें हैं। पहली बात तो मैं बार बार इसको गौर कर रहा हूँ कि ये एक स्टेटमेंट है, इट इज़ नॉट एन अकाउंट। मतलब ये कोई डेबिट क्रेडिट वाला अकाउंट नहीं है, ये एक जस्ट एक स्टेटमेंट है कि हम किसी चीज़ को रिपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। बैलेंस शीट कैन बी प्रेजेंटेड ऑन द बेसिस ऑफ परमानेंस, ऑन द बेसिस ऑफ परमानेंस और लिक्विडिटी। भी क्या होता है बैलेंस शीट, क्योंकि जैसे मैं बताया ये स्टेटमेंट है इससे लोग कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं। बैलेंस शीट को पढ़कर लोग कंक्लूजन निकालते हैं। जो भी शेयर होल्डर होते हैं या बाकी जो स्टेक होल्डर होते हैं वो इसको देख के बोलते हैं कि कंपनी की क्या हालत है। जो हमारे इन्वेस्टर्स होते हैं या बाहर की जो कंपनी हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करती है वो सब देखते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये बैलेंस शीट है, यहाँ पे असेट्स हैं। असेट्स में आकर मैं कहता हूँ परमानेंस के हिसाब से असेट्स लिखे हैं। परमानेंस मतलब कि जो जितना रिजिड है। जैसे कि मैं बोलता हूँ पहला फिक्स्ड असेट, फिक्स्ड असेट्स, ठीक है। लेट्स से उसके बाद मैं बोलता हूँ इन्वेस्टमेंट्स, उसके बाद मैं बोलता हूँ स्टॉक, उसके बाद मैं बोलता हूँ डेटर्स, या फिर ऊपर डेटर्स आएगा नीचे स्टॉक आएगा। उसके बाद मैं बोलता हूँ बैंक, उसके बाद मैं बोलता हूँ कैश। मतलब कि अगर तुम ये देखोगे ये उस ऑर्डर में लिखे गए हैं कि कितना परमानेंसी के हिसाब से मुझे कितने कितने असेट को वैल्यू करना चाहिए, या फिर दिस इज बेस्ड ऑन एंटी लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का क्या मतलब होता है? लिक्विडिटी का मतलब होता है कि जितना जल्दी हम उस असेट को कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। फिक्स्ड असेट को ज़्यादा टाइम लगेगा, इन्वेस्टमेंट को थोड़ा कम टाइम लगेगा, स्टॉक को उससे कम टाइम लगेगा, डेटर को उससे कम टाइम लगेगा, उसको बैंक को कैश करने में बहुत कम टाइम लगेगा। और कैश तो कैश ही है। तो बेसिकली परमानेंट मतलब कि जितने कितने एसेट हमारे परमानेंट है, ठीक है। परमानेंसी का डिग्री, कितने डिग्री ऑफ परमानेंस है। ऐसे ही अगर मैं बोलूँ बैलेंस शीट बनी है लिक्विडिटी के हिसाब से तो ये रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। उस केस में क्या होगा, असेट वाले एसेट में आएगा, पहले आएगा कैश, फिर बैंक, डेटर्स, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, फिक्स्ड असेट्स, ठीक है। बस ये दिखाने का तरीका है। हम पहले या तो परमानेंस के हिसाब से दिखा सकते हैं या फिर लिक्विडिटी के हिसाब से दिखा सकते हैं। अब देखो हमने पूरा बाकी दोनों पार्ट्स में देख लिया कि कैसे कैसे हमने क्या क्या पोस्टिंग कहाँ कहाँ करनी है। ये कुछ एडजस्टमेंट्स हैं ट्रायल बैलेंस में जो हमको फाइनल अकाउंट बनाते टाइम ध्यान रखनी है और इनका इम्पैक्ट देना पड़ेगा, ठीक है। तो अब देखो जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ कोई एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है। मतलब कि यही नहीं है कि यही आएंगी 5-6 जो भी हैं।
और भी एडजस्टमेंट आ सकती है, बस अपना दिमाग लगाना है, बस कॉमन सेंस के बेसिस पे हो जाएगा। पर जो मोस्ट कॉमन है वो मैं आपको बता के चल रहा हूँ। फर्स्ट है कि एडजस्टमेंट में दिया हो सकता है कि इतना अमाउंट आउटस्टैंडिंग है किसी एक्सपेंस का, या फिर इतना अमाउंट प्रीपेड है किसी एक्सपेंस का। फॉर एग्जाम्पल ट्रायल बैलेंस में जो डिटेल आपको दी गई है वो दी गई है, सैलरीज दी गई है 1000 रुपीज़, रेंट दिया गया 4000 रुपीज़, और एडजस्टमेंट में नीचे क्वेश्चन के बाद दिया गया है कि सैलरीज आउटस्टैंडिंग है 500 रुपये से और रेंट प्रीपेड है 1500 रुपये से। सिंपल। अब देखो, अगर मुझे ट्रायल बैलेंस में 1000 रुपीज़ दे रखा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि मैंने 1000 रुपीज़ कंसिडर कर रखा है एज सैलरी एक्सपेंस। ठीक है, एज सैलरी एक्सपेंस मैंने 1000 रुपीज़ कंसिडर कर रखा है। रेंट दिया हुआ है 4000, तो एज रेंट एक्सपेंस मैंने 4000 कंसिडर किया हुआ है बुक्स में। अब वो कहता है यार सैलरीज आर आउटस्टैंडिंग 500। जो एडजस्टमेंट होती है ना, जो क्वेश्चन के बाद एडजस्टमेंट दी जाती हैं वो अदर देन ट्रायल बैलेंस होती हैं। तो ऐसा कैसे हो सकता है सर कि ये बाद में है, मतलब एक क्वेश्चन में नहीं है, ट्रायल बैलेंस में नहीं है? क्योंकि कभी कभी हमसे कुछ चीज़ें मिस आउट हो सकती हैं। ट्रायल बैलेंस बनाते टाइम हमने जब जनरल करी तो हमसे ये मिस हो गया। ठीक है, तो उन केसेस में कहा जाता है कि एडजस्टमेंट जो है वो ट्रायल बैलेंस के अलग हैं। मतलब कि 1000 रुपीज़ में 500 इंक्लूडेड नहीं है। इसका क्या मतलब निकल रहा है कि अगर मुझे सैलरी आउटस्टैंड, मान लो कि 1000 रुपीज़ दिया हुआ है, मैंने 11 महीने की एंट्री मार दी, पर 12वें महीने की मैं नहीं मार पाया, जिससे मेरा 11 महीने की तो अमाउंट आ गया 1000 रुपीज़, पर 12वें महीने का नहीं आ पाया। तो मैं क्या एंट्री मारूंगा? मेरी सिंपल सी एंट्री सैलरी आउटस्टैंडिंग की क्या होती है? सैलरी, थोड़ा सा मैं बोल्ड कर देता हूँ, ज़्यादा ही कर दिया बट ठीक है। सैलरी एक्सपेंस डेबिट टू सैलरी आउटस्टैंडिंग अकाउंट। इससे क्या मतलब निकला? मैंने सैलरी का एक्सपेंस भी बना दिया और जो आउटस्टैंडिंग है उसकी मैंने लाइबिलिटी भी बना दी। इससे क्या इम्पैक्ट हुआ? जो ट्रायल बैलेंस में 1000 आ रहा है, अब कितना आएगा? 1000 प्लस 500, मतलब कि टोटल खर्चा सैलरी का 1500 रुपये है, जिसमें से आउटस्टैंडिंग 500 है और 1000 पेड है। ठीक है, अब बात समझना, ये 1500 पूरा उठ के जाएगा पीएनएल में। पता ही है आपको, एक्सपेंसेस वेदर इट इज कैश और अक्रूवल जाता पूरा पीएनएल में। नेक्स्ट, और ये 500 जो आउटस्टैंडिंग है ना, ये भी तो बैलेंस शीट में लाइबिलिटी में जाएगा, क्योंकि ये भी तो हमें पे करना है, ये भी तो मेरी एक लाइबिलिटी है। समझे? अब देखो, अगर मैं इसका टोटल इम्पैक्ट बताऊं तो 1500 पीएनएल, 1000 रुपीज़ मेरा, 1500 में से 1000 रुपीज़ भी आ गया, 500 भी आ गया पीएनएल में। तो ठीक है, और मेरा बैलेंस शीट में कैसे कैसे गया? ये बैलेंस शीट में मेरा लाइबिलिटी साइड 500 ऐड हो गया। ठीक है, अब देखो, ये एग्जांपल हमने पढ़ा सैलरीज का, आउटस्टैंडिंग का केस पढ़ा हमने। अब ये मैं एक बार इसको रब करता हूँ। अब बात ध्यान से सुनना। अब एक चीज़ बताओ, मैं कहता हूँ सेकंड एडजस्टमेंट में लिखा रेंट प्रीपेड 1500, रेंट प्रीपेड 1500। मैंने, ध्यान से सुनना, मैंने जब रेंट 4000 बुक किया तो मैंने क्या एंट्री मारी होगी? मैंने डाला होगा रेंट 4000 टू बैंक कर दिया होगा 4000। एडजस्टमेंट में दिया हुआ है, एडजस्टमेंट में क्या दिया हुआ है? जो 1500 है ना, वो आगे वाले पीरियड के लिए मैंने अभी पे कर दिया है। वो आगे वाले पीरियड के लिए मैंने अभी पे कर दिया है। तो मैंने क्या एंट्री करी एडजस्ट करने के लिए? इसको मैंने एंट्री करी प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। का क्या मतलब हुआ? मतलब क्या निकल रहा है? मैंने इसको डेबिट करा प्रीपेड रेंट, इसका मतलब कि मेरा एसेट है, मैं इसको आगे यूज करूंगा। मैंने टू रेंट क्यों करा? मैंने टू रेंट इसलिए करा क्योंकि 4000 में से 4000 मेरा इस मंथ का नहीं है,
4,000 में से मेरा 1,500 रुपये प्रीपेड है, तो मैं उतना कम कर दूंगा मेरा। अब देखो बात समझना, अगर रेंट 4,000 लिखा हुआ है ट्रायल बैलेंस में, तो अगर ये एडजस्टमेंट ना दी होती, फॉर एग्जांपल ये एडजस्टमेंट ना दी होती, तो मैं क्या करता, पीएनएल में पूरा रेंट उठा के डालता यहाँ पे 4,000, ठीक है, बैलेंस शीट में कोई इंपैक्ट नहीं आता। पर अब एडजस्टमेंट में क्या दे दिया इसने यार, अब एडजस्टमेंट में मुझे क्या दे दिया इसने, मुझे ये दे रहा है ये एडजस्टमेंट कि भाई जो 4,000 में उसमें से 1,500 तो आगे वाले पीरियड का है। तो मैं क्या करूँगा, आगे वाले पीरियड के लिए मैं पीएनएल में तो नहीं डाल सकता अभी, क्योंकि वो तो आगे वाले पीरियड का है। तो मैं क्या करूँगा यार, इसमें से ना 1,500 माइनस कर दूंगा, प्रीपेड वाला मैं यहाँ से माइनस करके मैं क्या करूँगा, प्रीपेड रेंट मेरा असेट बन गया है 1,500 का। अब सुनो, इसके आगे की बात बताता हूँ। जब ये रेंट प्रीपे, मान लो कि ये मैंने पे कर दिया था, अभी क्या चल रहा है जनवरी, मैंने फरवरी मंथ का पे कर दिया ये। जब फरवरी एंड हो जाएगा तो ये प्रीपेड यहाँ से हट के पीएनएल में चले जाएगा, समझे। ये प्रीपेड कब तक के लिए है, जब तक कि वो साल खत्म नहीं हुआ जिस साल के लिए बिलोंग करता है, ठीक है, सिंपल सा था। तो मैंने क्या बताया अभी, मैंने 2 चीज़ बताई आपको। मैंने बताई जब आउटस्टैंडिंग का अमाउंट हो, जब आउटस्टैंडिंग की एडजस्टमेंट दी हो, तो एक्सपेंस में ऐड हो जाएगा। अब रटने वाले बच्चे थोड़े कान खड़े कर लो अपने। जब आउटस्टैंडिंग का खर्चा हो कि कुछ एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग है, तो मेन खर्चे में उसको ऐड कर देना। जैसे कि सैलरी दिया है 1,000, आउटस्टैंडिंग दिया 500, तो पीएनएल में हम 1,500 डालेंगे और लाइबिलिटी में 500 डालेंगे। ये इधर डालेंगे, ये इधर डालेंगे। अगर दिया है प्रीपेड, तो उतने में से प्रीपेड अमाउंट माइनस कर देंगे, पीएनएल में डालेंगे ये, असेट में डालेंगे ये, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है एडजस्टमेंट में कभी कभी दिया हो सकता है, तुम्हें ट्रायल बैलेंस में दिया होगा डेटर मेरा है भाई डेबिट साइड में 40,000, और एडजस्टमेंट में नीचे दिया होगा, क्या दिया होगा कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट आर क्रिएटेड एट द रेट 10%, 5%, जो भी दिया हो सकता है। तुम्हें कुछ नहीं करना, ये परसेंटेज सीधा इस अमाउंट में लगानी है। कितना आया, मान लो 10% है, तो 4,000 रुपये आया। ये अमाउंट मैं पीएनएल में हिट करूँगा, क्योंकि ये मेरा एक तरीके का खर्चा है। मेरे को उतना पैसा, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि उतना डाउटफुल है, तो मैं इतना अमाउंट पीएनएल में हिट करूँगा, और बैलेंस शीट में जो डेटर दिखाऊंगा उसमें 4,000 रुपये कम दिखाऊंगा। मतलब कि मैं कितना दिखाऊंगा, 36,000, ठीक है। अब थर्ड पढ़ लेते हैं, ये सिंपल थे। थर्ड पढ़ो। थर्ड में कहता है अक्रूड इनकम या फिर अनअर्न्ड इनकम, नाम से पता लग रहा है इसका, तो एटलीस्ट अक्रूड का मतलब क्या हुआ। अक्रूड मतलब कि कोई इनकम अक्रू हो चुकी है पर मुझे मिली नहीं। जैसे कि मेरी एक इनकम है रेंटल इनकम भी, मैं एक बिजनेस भी करता हूँ, अपनी रेंटल इनकम भी कमाता हूँ। तो मेरी कौन सी इनकम है, इनडायरेक्ट इनकम है। पहली बात तो मेरा रेंट मुझे जैन का आ गया, जनवरी एंड हुआ 1,000 रुपीज़ मुझे मिल गया, फरवरी एंड हुआ मुझे 1,000 रुपीज़ मिल गया, मार्च एंड हुआ मुझे 1,000 रुपीज़ नहीं मिला, मुझे 1,000 रुपीज़ नहीं मिला। तो मैंने क्या एंट्री करी होगी मार्च के एंड में, अक्रूड इनकम, क्योंकि इनकम तो मुझे बुक करनी है, क्योंकि मैं अक्रूवल बेसिस पर चलता हूँ, नॉट कैश बेसिस। मैंने इनकम बुक करी 2 इनकम करके, मैंने इनकम बुक करी 2 इनकम, तो मैंने इनकम बुक कर दी। पर ऊपर मैं क्या बैंक लिख सकता हूँ, बैंक, क्या मुझे पैसे मिल गए, नहीं मिले, तो मैं अक्रूड इनकम से डेबिट कर दूंगा, अक्रूड इनकम से मैं डेबिट कर दूंगा। और इसका क्या नेचर होगा, ये मेरा एक तरीके का असेट बन जाएगा, क्योंकि ये पैसे मुझे मिलने हैं। समझ गए बात। अब जब नेक्स्ट ईयर में ये मान लो पैसा आ गया, तो मैं क्या करूंगा, बैंक डेबिट टू अक्रूड इनकम, बस सिंपल, बस इतना है, ठीक है। तो अभी जैसे कि मान लो अक्रूड इनकम आ गया, नीचे एडजस्टमेंट में लिखा कि अक्रूड इनकम भाई तुम्हारी 1,000 रुपये है, तो तुम क्या करोगे,
₹1000 P&L में ऐड कर दोगे इनकम साइड, और असेट साइड में जाकर एक्रूड इनकम का उतना अमाउंट ऐड कर दोगे, सिंपल। ठीक है। नेक्स्ट कहता है अनअर्न्ड इनकम, मतलब कि अनअर्न्ड कमाई नहीं है पर लेके बैठे हो, मतलब कि मैंने एंट्री कर रखी है बैंक अकाउंट डेबिट, पैसे तो मिल गए, पैसे मिल गए, पर बात समझो, मैंने किसी से एडवांस ले रखा है, सिंपल सा समझना, मैंने किसी से एडवांस ले रखा है। रेंट मैं कमाता हूँ, मतलब मैं रेंट, मेरी वही वाला केस है पिछले वाला, रेंट का इनकम ही है मेरी। जैन का आ गया, फेब का आ गया, मार्च के टाइम पे ना उसने अप्रैल का भी दे दिया मुझे, तो ₹1000 मेरी पैसे तो आ गए मेरे पास, क्या पर वो मेरी इनकम है? नहीं है, क्योंकि वो पीरियड ही नहीं आया अभी। तो मैंने बैंक डेबिट करा और अनअर्न्ड इनकम डाल दिया। ठीक है। अब तुम्हें खुद अभी तक क्लिक हो जाना चाहिए था कि ये मेरा लाइबिलिटी है, क्योंकि मैंने अभी तक इसको कमाया नहीं है, मेरे पास बस पैसे आ गए हैं। ठीक है। तो मैं इसको क्या करूँगा, P&L में कहीं दिखाऊंगा? कहीं नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि मेरी इनकम थोड़ी है ये, कहीं नहीं दिखाऊंगा। बस बैलेंस शीट में जाके मैं क्या करूँगा, लाइबिलिटी साइड में अनअर्न्ड इनकम दिखा दूंगा। ठीक है, सिंपल है। ये गलत मिटा दिया मैंने, तो ये चीज़ें ध्यान रखने वाली है। उसके बाद आ जाते हैं डेप्रिसिएशन का, बहुत छोटा सा पार्ट है। एडजस्टमेंट में लिखा होगा बिल्डिंग 5 लाख की दे रखी है ट्रायल बैलेंस में, और लिखा हुआ डेप्रिसिएशन 10%, तो क्या करोगे? कुछ नहीं करना। P&L में 5 लाख का 10% 50,000 डाल दोगे, और बैलेंस शीट में जो 5 लाख की एसेट दिखाते तुम -50,000 करके दिखा दोगे, 4.5 लाख की। पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये ध्यान रखनी है, बिल्डिंग कब खरीदी गई है, वो एसेट कब खरीदा गया है। मान लो कि ट्रायल बैलेंस में लिखा है 5 लाख रुपए और बिल्डिंग परचेज हुई है 1/10 को, तो 1/10 से डेप्रिसिएशन परसेंट जो 10% दिया है वो तो पूरे साल का दिया है ना, पर तुम्हारे पास एसेट तो सिर्फ 6 महीने के लिए था, तो 6 महीने का वो लगेगा डेप्रिसिएशन। ये चीज़ ध्यान रखनी है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। कभी कभी क्या होता है कि जब मालिक पैसा डालता है बिजनेस में, तो वो कहता है यार मैं इतना पैसा डाल रहा हूँ, मुझे कुछ इंटरेस्ट मिलना चाहिए। क्योंकि अगर वो ये पैसा बिजनेस में डाल के कहीं और इन्वेस्ट करता तो उसको वहाँ से रिटर्न मिलती ना, तो कहता है मेरे को यहाँ से रिटर्न निकालनी है, तो मैं क्या करूँगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अपना निकालता रहूँगा। प्रोप्राइटर कैन गेट एन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन्वेस्टेड। फॉर एग्जाम्पल, ए इन्वेस्टेड 50,000 रुपीज़ एंड गेट 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 2,500 रुपये। सिमिलरली ऑन द अमाउंट ड्रॉन फ्रॉम द कैपिटल इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज चार्ज। मतलब कि पैसा अगर वो बाहर निकालता है अपने पर्सनल यूज़ के लिए, तो उसके लिए हम चार्ज भी करेंगे। अगर तुम्हें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी चाहिए तो हम तुमसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी चार्ज करेंगे। ये कुछ नहीं है, दोनों P&L के आइटम है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। वो इनकम है, वो मेरा खर्चा है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है GST का पॉइंट। मैंने इसके लिए अलग सी वीडियो बना रखी है, मैं फिर से बता देता हूँ, हल्के छोटे से मैं बताऊँगा। मान फॉर एग्जांपल मैंने एक खर्चा करा 60,000 रुपये का, रेंट पेड करा, मैंने रेंट पे करा, जिसमें बिल में ऐसा बिल आया था मेरे पास 60,000 रेंट, CGST प्लस SGST 9% 60,000 का 9% 5400 70,800 का मेरे पे बिल आया। मैंने 70,800 रुपये पे कर दिए अपने लैंडलॉर्ड को। ठीक है। अब मैंने क्या, मेरा रेंट 70,800 था? नहीं, मेरा रेंट तो 60,000 ही है। सिंपल, तुम ना हर चीज़ को बस ये सोचा को मैं एंट्री क्या करता। अब देखो, मान लो ये यहाँ पे है, अब बताओ मैं एंट्री क्या करूँगा। मैंने जब रेंट खर्चा बुक करूँगा, रेंट एक्सपेंस डेबिट टू बैंक कर दो, चलो इसको बैंक। ठीक है। मैंने कितना पे करा, 70,800। क्या मैं 70,800 का रेंट एक्सपेंस बुक कर लूँ? क्या मेरा रेंट का एक्सपेंस 70,800 है कि 60,000 है? मेरा रेंट 60,000 ही है भाई, बाकी तो मैं GST दे रहा हूँ, अब बात ध्यान से सुनना, ये जो मैं 5400 10,800 रुपये हैं, इनको मैं यूटिलाइज कर लूँगा पेइंग मेरा खुद का GST लाइबिलिटी। क्या मतलब निकला? मैंने रेंट का खर्चा करा, मैंने 50 तरीके के खर्चे करे जिसमें मैंने GST पे करा। जैसे रेंट पे मैंने GST पे करा ना उस बंदे को 5400, ऐसे मैंने GST बहुत जगह पे करके आया,
फिर मैंने अपने गुड्स बनाए जो भी मैं बेचता हूँ और उसको सेल करा। सेल करने में मैंने भी किसी को बिल दिया, ऐसे मैंने किसी को बिल दिया, मैंने कहा भाई टोटल, अब मैं कहता हूँ मेरा जितने मैंने सेल करी पूरे महीने में उसमें बनता है मान लो 10 लाख रुपए अमाउंट प्लस 90,000 प्लस 90,000 GST, कितना हो गया 1180। मैंने 1180 के अभी तक अमाउंट ले रखे हैं लोगों से। मेरी फीस थी 10 लाख रुपए और इतना GST के नाम, जैसे इसने मुझसे रेंट के नाम पे GST लिया है ना इस इनवॉइस में, वैसे मैंने लोगों से 90 1,80,000 रुपये ले रखे हैं। क्या मैं इन 1,80,000 को अपना मान लूँ, अपना लूँ इन्हें? नहीं अपना सकता, क्योंकि ये जो अमाउंट है मुझे किसी ने भरोसे से दिया है कि मैं गवर्नमेंट को जमा करूँगा। GST का मॉडल ही ये है, मैं गवर्नमेंट को किसी से लेकर देता हूँ और जिसको मैं देता हूँ, जिसको मैं पे करता हूँ, जैसे कि ये अमाउंट तो मैं 1,80,000 गवर्नमेंट को दूंगा मैं, पर कोई इंसान ऐसा भी था जिस पे मैं भरोसा करके बैठा हूँ। एक इंसान वो भी तो है जिस पे मैं भरोसा करके बैठा हूँ भाई कि ये भी मेरा जमा करेगा 5400, ये रेंट वाला बंदा। तो गवर्नमेंट ये कहती है कि अच्छा तुम मुझे लोगों का इकट्ठा करा हुआ 1,80,000 दोगे और तुम पीछे कितना पे करके आए हो? पीछे तुम GST का पेमेंट करके आए हो बाकी एक्सपेंसेस के लिए 30,000 रुपये। तो गवर्नमेंट कहती है ये 1,80 तुम मुझे दोगे लोगों का लिया हुआ, 30,000 तुम दे के आए। तो चलो एक काम कर, तू 1,80 में से 30 माइनस कर ले, मुझे सिर्फ 1.5 लाख जमा कर। मैंने लोगों को इनवॉइस जब दिया 10 लाख रुपए का, तो उसके साथ मेरे को गवर्नमेंट ने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रखी है। गवर्नमेंट मेरे पास आई थी, कहा था कि आप एक बहुत अच्छे नागरिक हैं, आपको हम ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं और हम जानते हैं कि आप अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी पे खरे उतरोगे। तो उन्होंने क्या बोला मुझे, उन्होंने कहा लोगों से अपनी जब तुम फीस लेते हो ना तो टैक्स भी जमा करो, टैक्स भी जमा करा लो। लोगों ने मुझे कहा 1,80,000 ये पकड़ो अलग, 10 लाख रुपए तुम्हारी फीस पकड़ो अलग। जो मैंने उनको गुड्स बेचे उसकी फीस तो 10 लाख रुपए की थी, 1,80 वो मुझे टैक्स दे के गए और गवर्नमेंट कहती लाओ जी 1,80,000 मुझे टैक्स पे कर दो, क्योंकि ये तो गवर्नमेंट को देना है, मैंने उनसे लिया है गवर्नमेंट को देने के लिए। बट मैंने कहा रुको, क्या मैं पीछे भी तो कुछ टैक्स पे करके आया हूँ, ये 10,000 5,000 जो बाकी भी हैं। तो गवर्नमेंट कहती है अच्छा 1,80,000 देने लोगों वाले, तो एक काम कर 1,80,000 में से जो तू पीछे अपने पे करके आया वो माइनस कर ले, तो तू मुझे बाकी दे दे 1.5 लाख। तो इसका कहने का क्या मतलब हो रहा है, जो 30,000 रुपये हैं, ये जो 30,000 रुपये हैं या फिर ये जो 10,800 रुपये हैं, ये मेरा असेट है। कैसे असेट है जी? क्योंकि मैं इसको क्लेम कर रहा हूँ। मैं अगर ये नहीं होता तो मैं 1,80,000 देता गवर्नमेंट को, पर मैं क्या 1,80,000 मैं अब कम दे रहा हूँ, मैं 1.5 लाख रुपये दे रहा हूँ, मतलब मैं 30,000 रुपये कम दे रहा हूँ ना। तो मेरा ये एक तरीके का असेट है, ठीक है। तो ये मैं एंट्री जो करूँगा, अब देखो मैंने खिचड़ी तो पका दी, थोड़ा सा सफाई कर देते हैं। ये सब कहानी अब तुमको याद रखना है, 10 लाख 1,80,000 थोड़ा सा साफ करना पड़ेगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा मामला। ये मैंने यहाँ से हटा दिया सब, ये मैंने यहाँ से हटा दिया सब, ठीक है। अब जब मैं कह रहा था तुम्हें कि तुमने जब खर्चा करा, उसको तो पे करें 70,800 इस बंदे को, रेंट का खर्चा करा 60,000, और जो मैं CGST और SGST का इनपुट लूँगा, इनपुट मतलब कि एडजस्ट करूँगा, वो भी तो मेरा असेट है, तो मैं उसको भी डेबिट कर दूंगा, ये एंट्री पोस्ट करूंगा। समझ में आ गई होगी अब तो तुम्हें। PNL में क्या करूंगा, PNL में रेंट डालूंगा कितना, 60,000, ठीक है। बैलेंस शीट में असेट साइड आएंगे दोनों, CGST SGST 5400। समझ आ गया। इससे ज़्यादा समझना है तो वीडियो जो स्पेशली GST के ऊपर बनाई है उधर चले जाओ, अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। मैंने अभी वैसे पूरा बता दिया तुम्हें, इसमें इससे ऊपर कुछ नहीं है इसमें। बस एक पॉइंट और है, छोटू सा है, वो भी इसके एक्सटेंशन में। कभी कभी क्या होता है, जो हम गुड्स बेचते हैं, मान लो मैं यहाँ पे
10,800 का खर्चा पे कर, मतलब मैं GST पे करके आऊँ पीछे, मैं जो आगे सेल कर रहा हूँ ना उस पर 0% टैक्स है, उसमें मुझे कोई टैक्स नहीं देना। या फिर वो गुड्स एग्जेम्प्ट हैं, कुछ गुड्स एग्जेम्प्ट होते हैं ना जिन पे नहीं लगाती सरकार टैक्स, बहुत सारी रीज़न से, मैं वो गुड्स बेचता हूँ। तो मैं चालू बन गया, मैंने कहा मैं ऐसा बिजनेस खोलूँगा जिन पे आगे तो कोई टैक्स ना हो, पर पीछे मैं पे करूँ ना वो लेता रहूँ। जैसे कि मैं क्या कह रहा हूँ, क्योंकि तो मैं लोगों से कुछ ले तो सकता नहीं, क्योंकि उस गुड्स पे तो 0% टैक्स है। मैं लोगों को 10 लाख रुपए का बिल दूंगा और GST 0 लगा के दूंगा, तो 10 लाख रुपए ही लूँगा लोगों से। अब मैं कहता हूँ गवर्नमेंट को तो 0 रुपये दूंगा, पर पीछे जो पे करके आया 10,800 वो ले लूँगा गवर्नमेंट से, ठीक है। तो गवर्नमेंट कहती है बेटा इतने हम पागल नहीं है, अगर आपके गुड्स जो आप सेल कर रहे हैं वो एग्जेम्प्ट है, 0 रेटेड हैं, या फिर 0 रेटेड नहीं है, सॉरी 0 रेटेड नहीं है, नील रेटेड है, फ़र्क होता है, आपके मतलब की नहीं है बट फ़र्क होता है। नील रेटेड है तो आपको पीछे का इनपुट नहीं मिलेगा, आप पीछे का खर्चा यूटिलाइज नहीं कर सकते। अगर मैं आगे कुछ नहीं पे कर रहा तो मैं पीछे भी कुछ नहीं ले सकता, सिंपल है। तो उस केस में क्या होगा, मान लो कि मैं गुड्स बेचता हूँ 0% वाले और मैं पीछे रेंट पे करके आया 60,000, 5454, एंट्री क्या होगी? बैंक से तो मेरे 70-800 गए, उस केस में मेरा रेंट का खर्चा ही 70-800 हो जाएगा यार, क्योंकि मेरे को ये तो मिलना नहीं है, तो मेरा कॉस्ट ही तो हो गई है, ये मेरी कॉस्ट हो गई ना। अब अगर मुझे ये मिलता अलग से तो मैं इसको एसेट बनाता, पर मुझे कुछ नहीं मिलना अभी, क्योंकि ये तो गवर्नमेंट ने मना कर दिया, अगर तुम आगे कुछ नहीं बेच, आगे का कोई टैक्सेबल नहीं है तो पीछे मैं नहीं दूंगी। तो हम क्या करेंगे, पूरा कॉस्ट बनाएंगे। कहने का क्या मतलब हुआ, रेंट का एक्सपेंस हो गया 70-800, पर ये पॉइंट मुझे उम्मीद नहीं है कि 11वीं में पूछा जाएगा, मुझे उम्मीद नहीं है कि ये 11वीं में पूछा जाएगा, पर तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि कई किताबों में ये दिया होगा, तुम सोचोगे यार रेंट तो 60,000 था किताब में, क्योंकि उस क्वेश्चन में मोस्ट प्रोबेबली होगा कि जो गुड्स बेच रहा है, आगे आउटपुट जो हो रहा है गुड्स का वो 0% पे है, इनपुट तुम 18% पे करके आ रहे हो, तुम कह रहे हो मैं 18% ले लूँगा, नहीं मिलता, ठीक है। अब इस पर ज़्यादा नहीं करेंगे। तो ये कुछ थी एडजस्टमेंट, तो पर क्या यही एडजस्टमेंट आएंगी किताबों में, एग्जाम्स में? बिल्कुल भी नहीं, लिख दिया है मैंने यहाँ पे। अब आर फ्यू केसेस दैट आर वेरी कॉमन एंड इट विल बी प्रेजेंट इन एग्जाम पेपर श्योरली, बट देयर कैन बी अदर केसेस ऑल्सो, सो लर्न द कॉन्सेप्ट पढ़ना है तुम्हें। ये एंट्री जो मैं साथ साथ करी है तुम्हें अभी तक पता होनी चाहिए, इसमें मैंने एंट्रीज में कुछ नया नहीं बताया है, ठीक है। अब देखो मैं आपके लिए 2 क्वेश्चन लाया हूँ बड़े बड़े। पहला क्वेश्चन है विदाउट एडजस्टमेंट, दूसरा क्वेश्चन है विद एडजस्टमेंट। दोनों क्वेश्चन करेंगे इसी क्वेश्चन में और फाइनल अकाउंट्स को स्वाहा करेंगे, ठीक है। इसके बाहर कुछ नहीं है, पर तुम्हें क्वेश्चन की प्रैक्टिस करती रहनी है। जहाँ फंसोगे कमेंट सेक्शन में डाल देना, मैं बता दूंगा, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। पैटर्न क्या रहेगा, पैटर्न मतलब कि मैं तरीका क्या फॉलो करेंगे, क्योंकि अभी सीखोगे वही फॉलो करोगे आगे तक मतलब CA तक, अगर CA कुछ करना है तो, ठीक है। बंद हो जा भाई मेरे। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेस प्रिपेयर ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट, तीनों चीज़ें बनानी है। आपके सामने कुछ आइटम दे रखे हैं, ठीक है। अब ये जो आइटम हैं, इन आइटम्स में असेट भी हैं, लाइबिलिटीज़ भी हैं, एक्सपेंसेस भी हैं, इनकम भी हैं, गेन भी है और लॉसेस भी है। मतलब कि इन सब में से कुछ भी हो सकता है और सब कुछ भी हो सकता है, ठीक है। कुछ नहीं करना इसमें, नॉर्मल पढ़ते रहो, पोस्ट करते रहो। ओपनिंग स्टॉक मैंने, अब देखो पहले मैंने यहाँ पे ना फॉर्मेट पूरा बना लिया है, ट्रेडिंग P&L, नाम पढ़ना क्या लिखा है मैंने, ट्रेडिंग P&L, क्योंकि मैं इसी अकाउंट में दोनों चीज़ें बनाऊंगा। पहली चीज़, फॉर द ईयर एंडेड 31/3/17, डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर अमाउंट, सेम केस में मैंने बैलेंस शीट बनाई थोड़ी जगह छोड़ के, ठीक है। लाइबिलिटीज़ रुपीज़, असेट रुपीज़ और बैलेंस शीट एज एट 31/3/17, ठीक है। अब देखो ओपनिंग स्टॉक 15,310,
टू ओपनिंग स्टॉक 15,310। नेक्स्ट परचेजेस 82,400 टू परचेजेस 82,400। मैंने अंदर क्यों लिखा, क्योंकि रिटर्न्स भी होगा इसमें। सेल्स 256। नेक्स्ट कहता है रिटर्न्स डेबिट रिटर्न क्रेडिट। सिंपल बता देता हूँ, रिटर्न डेबिट होता है तुम्हारा सेल रिटर्न, रिटर्न क्रेडिट होता है परचेज रिटर्न। ये कैसे निकाला मैंने, मतलब ये मुझे कैसे पता लगा, इसमें कुछ भी दिमाग लगाना। एंट्री क्या करते हो परचेज रिटर्न की, परचेज रिटर्न टू परचेजेस। सेल रिटर्न की क्या करते हो, सेल टू सेल रिटर्न। ठीक है, तुम ये देखो कि तुम परचेजेस क्या कर रहे हो। परचेज में क्या कर रहा हूँ, क्रेडिट कर रहा हूँ, तो क्रेडिट वाला परचेज होगा। सेल में क्या कर रहा हूँ, डेबिट कर रहा हूँ, तो डेबिट वाला होगा। सिंपल सा है। ठीक है, अब देखो रिटर्न डेबिट सेल रिटर्न है 4,000 माइनस सेल रिटर्न कितना हो गया 4,000। मैंने लिख दिया अंदर 252। ठीक है, नेक्स्ट है रिटर्न क्रेडिट 2,400। रिटर्न क्रेडिट लिख लो 2,400, मतलब कि कितना 80,000। इसमें घर चले जाएगा। उसके बाद है फैक्ट्री रेंट 18,000। फैक्ट्री रेंट सबको पता है कि क्या होता है, डायरेक्ट एक्सपेंस। कितना था यार 18,000, कस्टम ड्यूटी 11,500। अब कस्टम ड्यूटी क्या चिड़िया है यार, कस्टम ड्यूटी अभी बताया मैंने। कस्टम ड्यूटी है तुम्हारा 11,500। कस्टम ड्यूटी तब लगती है जब तुम बाहर के देशों से इंडिया में कुछ सामान लाते हो। तो क्या वो मेरा एक डायरेक्ट एक्सपेंस है कि इनडायरेक्ट एक्सपेंस है? क्या वो मेरे फैक्ट्री में माल आने से पहले खर्चा हो चुका है? बिल्कुल हो चुका है। तो क्या होगा मेरा डायरेक्ट एक्सपेंस? सिंपल है, एक्साइज ड्यूटी या जीएसटी मेरा इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है। क्यों होता है? क्योंकि वो सेल के बाद लगता है। तो सेल के बाद वाले एक्सपेंसेस क्या होते हैं? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। सिंपल है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। उसके बाद है आपका कस्टम ड्यूटी कोल गैस एंड पावर। कोल गैस एंड पावर आपका है फैक्ट्री एक्सपेंस। फैक्ट्री में ही कोयला डालोगे, ऑफिस में कहाँ कोयला डालते हो? नेक्स्ट वेजेस एंड सैलरी। पहले क्या लिखा है? वेजेस। तो हम क्या मानेंगे इसको? डायरेक्ट एक्सपेंसेस 36,600। नेक्स्ट डिस्काउंट डेबिट कमीशन क्रेडिट। डिस्काउंट मैंने क्या है, दिया है कि लिया है? डिस्काउंट मैंने डेबिट करा है, इसका मतलब कि मेरा खर्चा है, पर ये मेरा डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। तो मैं थोड़ी सी जगह छोड़कर अब मैं पीएनएल के आइटम डाल रहा हूँ यहाँ पे कि मैं दिए दिखा सकूँ कि पीएनएल का आइटम है। कितना था? 7500। नेक्स्ट डिस्काउंट के बाद कमीशन इनकम है क्योंकि क्रेडिट है 1,200 रुपये, और ये मेरी एक इनडायरेक्ट इनकम है, तो मैं यहाँ डालूंगा कमीशन 1,200 रुपये। ठीक है, बैड डेट्स है मेरा 5850, तो लिख देते हैं यहाँ पे 5850 बाय कमीशन हो गया था। बैड डेट रिकवर भी हो गए 2,000 के, बाय बैड डेट रिकवर्ड 2,000। ठीक है, उसके बाद ये अप्रेंटिसशिप प्रीमियम आ गया तुम्हारा। ये तुम्हारी इनकम है, कितना है? 4800। अप्रेंटिसशिप प्रीमियम 4800। उसके बाद प्रोडक्शन एक्सपेंसेस तुम्हारे फैक्ट्री में ही होंगे। कितना है? 2600। एडमिनिस्ट्रेशन 5,000। 2 एडमिन एक्सपेंसेस 5,000। नेक्स्ट कैरेज है 8700। क्या मानूं बताओ? क्या दुविधा आ रही है इसको पढ़ के? क्या दुविधा आ रही है? ये दुविधा आ रही है कि ये कैरेज इनवर्ड है कि आउटवर्ड है। अच्छा ये दुविधा आ रही है। क्यों आ रही है दुविधा?
क्योंकि इनवर्ड जो होता है तुम्हारा डायरेक्ट एक्सपेंस है, आउटवर्ड तुम्हारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। डायरेक्ट एक्सपेंस ट्रेडिंग में जाता है, ये तुम्हारा पीएनएल में जाता है। तो हम कैरेज को इनवर्ड मान के चलेंगे और उसके एंड में क्वेश्चन के जब हम आंसर लिख रहे होंगे उसके एंड में एक नोट डाल देंगे कि हमने उसको इनवर्ड माना है। सिंपल, ठीक है। तो क्या कर रहा था मैं, कैरेज इनवर्ड, इसको लिख देंगे नोट। कितना अमाउंट है, 87,700। नेक्स्ट, कैपिटल है 2.5 लाख रुपए। कैपिटल है हमारी 2.5 लाख। अंदर क्यों लिखा मैंने, क्योंकि अभी तो नेट प्रॉफिट भी आएगा, शायद ड्राइंग्स भी आएंगी, तो मैंने अंदर लिख दिया। नेक्स्ट ही ड्राइंग है, बहुत बढ़िया। ड्राइंग से 48,000 माइनस ड्राइंग्स 48,000, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है मेरा सन्ड्री डेटर्स 57,000, क्रेडिटर 12,000। सन्ड्री, पेंसिल भी जवाब दे गई। सन्ड्री डेटर हैं 12,000 था क्या, कितना था यार, 57 था, क्रेडिटर 12 था, 57। सन्ड्री क्रेडिटर 12,000, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन का क्या है, डेप्रीशिएशन 4200, चैरिटी 500। दोनों खर्चे जो हैं मेरे, दोनों खर्चे जो हैं मेरे पीएनएल के हैं, ठीक है। नेक्स्ट, कैश बैलेंस 4460, बैंक बैलेंस 4000। कैश बैलेंस 4460, बैंक बैलेंस 4000। नेक्स्ट बता दो जी। बैंक चार्जेस 180। बैंक चार्जेस मेरा क्या है, सिंपल सा है, पीएनएल का खर्चा है 180। देन मेरा बैंक चार्जेस क्या है, इस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस 3600। इस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस 3600। नेक्स्ट, प्लांट 42,000, लीज और बिल्डिंग 1.5 लाख। प्लांट 42,000, लीज होल्ड प्रीमिसेस 1.5 लाख था क्या, पता नहीं कितना था, 1.5 लाख था। सेल्स टैक्स कलेक्टेड 2,000। सेल्स टैक्स कलेक्टेड अभी के लिए मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे सेल्स, बस तुम्हें याद देना, इधर लिखना नहीं है तुम्हें पेपर में, अभी बताने के लिए लिख रहा हूँ बस यहाँ पे, सेल्स टैक्स कलेक्टेड, ठीक है। उसके बाद कहाँ गया, गुडविल 20,000, 10,000 ट्रेड पेटेंट। गुडविल 20,000, पेटेंट 10,000, ठीक है। ट्रेडमार्क 5,000, ट्रेडमार्क 5,000। नेक्स्ट, लोन 5,000, ट्रेडमार्क 5,000, लोन 25,000, लोन 25,000। एक बात ध्यान दी होगी आपने, लोन का आगे क्रेडिट लिखा है, लोन का आगे क्रेडिट लिखा है तो मैंने लिया है। यहाँ पे अगर डेबिट लिखा होता ना तो दिया है, फिर मैंने लोन मेरा सेट है। इंटरेस्ट ऑन लोन 3,000 पे करा मैंने, इंटरेस्ट ऑन लोन 3,000 पे करा है। एंड द लास्ट आइटम इज क्लोजिंग स्टॉक 25,400 बाय क्लोजिंग स्टॉक 25,400। ख़त्म हो गया। अब बस आपको एक चीज़ चेक करनी है, इसका लगाओ टोटल, इसका लगाओ टोटल, यहाँ डालो, अलग पेन से लिख देता हूँ, दिख जाएगा आपको। 2 ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट फॉरवर्ड 2 नेट प्रॉफिट कैरिड डाउन। ये भी हो सकता है कि इसमें लॉस आ जाए तो चेंज करके इधर लाना पड़ेगा, देखते हैं। ये हो गया तुम्हारा 252, 252 के बाद 25,400, ये हो गया कितना 277,400, 277,400 यहाँ पे आ गया। उसके बाद मैंने 15,310, 80,000, 18,000, 11,500, 6,000, 36,600, 2,600,
और 8700 माइनस किया तो मेरा आया है 98,690। उसको मैंने यहाँ पे डाल दिया, मैंने उसमें ऐड किया 1200, 14,000, 4800, ये आया 106, 690, 106, 690 टोटल आ गया। माइनस 3000, माइनस 7500, माइनस 5850, माइनस 5000, माइनस 4200, माइनस 500, माइनस 180, माइनस 3600, ये आया मेरा 76,860 प्लस नेट प्रॉफिट 76,860। ठीक है, इसको मैंने डाल दिया 300 नहीं 278, 860। एक तो पॉइंट मैं भूल ही गया, सेल्स टैक्स कलेक्टेड। जब मैं तुम्हें जीएसटी का मतलब बता रहा था, सेल्स टैक्स जीएसटी होता है, ठीक है, उसमें सेल जब तुम लोगों का टैक्स कलेक्ट कर रहे थे और गवर्नमेंट को दे रहे थे, तुम्हारे लिए क्या होगा? सिंपल सा यार, इसमें इतना रोकना नहीं चाहिए था मुझे। सेल्स टैक्स जो तुम लोगों का कलेक्ट कर रहे हो और गवर्नमेंट को दे रहे हो, तो तुम्हारे लिए तो लायबिलिटी है ना, तो बस तुम्हारी लायबिलिटी में आ जाएगा। कितना है? 2000 तुमको लोगों से लेना है और गवर्नमेंट को देना है, सिंपल। ठीक है, इसका टोटल लगाओ, इसका टोटल लगाओ, एंड द बैलेंस शीट शुड मैच। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा 25, 12, 2, ये हो गया टोटल 317, 860। तो क्लोजिंग स्टॉक आ गया 25,400, टोटल लगा लो, यही आएगा 317, 860। तो इस तरीके से हमको एक एक आइटम पिक करना है और पोस्ट करते जाना है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन हमने करा विदाउट एडजस्टमेंट, अब हम करेंगे एक विद एडजस्टमेंट। चलो ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेस प्रिपेयर फाइनल अकाउंट्स ऑफ बाल गोपाल। फाइनल अकाउंट मतलब कि ट्रेडिंग, P&L एंड बैलेंस शीट। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम सेल्फ, इसमें लिखा है सेल्फ, सेल्फ मतलब कि खुद का इसने पे करा, तो ये एक तरीके की क्या है? ड्राइंग्स है। स्टॉक 1/4/2017, इसका मतलब कि ओपनिंग स्टॉक, रिटर्न इनवर्ड फर्नीचर, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, कैरेज इनवर्ड एडवर्टीजमेंट, सन्ड्री क्रेडिटर, रिटर्न आउटवर्ड। रिटर्न आउटवर्ड क्या हुआ? रिटर्न आउटवर्ड मतलब कि परचेज रिटर्न, रिटर्न इनवर्ड मतलब कि सेल रिटर्न, कमीशन इनकम, लाइटनिंग, लोन फ्रॉम बैंक, वेजेस एंड सैलरी, कैपिटल, प्लांट एंड मशीनरी, परचेजेस, डेटर, कोल, कैरेज आउटवर्ड, सेल्स, डिस्काउंट डेबिट मतलब कि डिस्काउंट हमने दिया है, ये हमारा खर्चा है। रेंट फॉर प्रेमिसेस सबलेट, सबलेट का मतलब ये घर है, मैंने किसी से रेंट पे लिया और किसी को रेंट पे दे दिया, मतलब सबलेट कर दिया। लेट करना मतलब लेना, अब फर्स्ट हैंड, सबलेट मतलब कि सेकंड हैंड, मतलब मैंने दूसरे बंदे को दे दिया, तो ये मेरी इनकम है। ट्रेड एक्सपेंसेस, स्टेशनरी, इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक, जो लोन ले रखा है मैंने, उसने इंटरेस्ट इतना चार्ज किया। कैश इनपुट IGST, जो मैं ऊपर कहानी समझा रहा था, ये वो है जो हम क्लेम करेंगे, मतलब कि ये 5,000 हम पीछे किसी एक्सपेंस में पे करके आए हैं। ठीक है, ओके। अब ये कुछ एडजस्टमेंट हैं, ये ट्रायल बैलेंस ये जो भी दे दिया आपको ऊपर, अब ये नीचे एडजस्टमेंट आ गई। हम क्या करना है, सुनना, जो भी मैं एडजस्टमेंट पढ़ूंगा वो जिससे भी रिलेटेड होगी मैं उस पर ऊपर टिक मार दूंगा, ताकि जब भी मैं उसकी पोस्टिंग कर रहा हूँ मैं नीचे के एडजस्टमेंट पढ़ लूँ। अब जैसे कि स्टॉक ऑन 31 मार्च मतलब क्लोजिंग स्टॉक 10,000 था, स्टेशनरी अनयूज्ड एंड द एंड वाज 400, तो स्टेशनरी का कहीं खर्चा दिख रहा है? ये रहा, इसको मैं टिक कर लूँगा। क्लोजिंग स्टॉक तो ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक तो हमें पता है, स्टेशनरी को मैंने टिक कर लिया, ताकि मैं जब भी स्टेशनरी को पोस्ट कर रहा हूँ तो मैं ये पॉइंट पढ़ लूँगा एक बार क्या कह रहा था। रेंट फॉर प्रेमिसेस सबलेट रिसीव्ड इन एडवांस, रेंट फॉर सबलेट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, डेटर्स को मैंने टिक कर दिया। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स वही है, इसको मैं 2 टिक मार लेता हूँ। चलो, स्टॉक ऑफ वैल्यू 4,000, ये पॉइंट सुनना, स्टॉक ऑफ वैल्यू मतलब कि स्टॉक जिसकी वैल्यू 4,000 थी वह डिस्ट्रॉयड बाय फायर, आग लग गई 25 मार्च को। स्टॉक वॉज परचेज्ड पेइंग IGST 12%, बहुत ही प्यारा पॉइंट है, मज़ा आ गया पढ़ के। स्टॉक ऑफ वैल्यू 4,000 वर डिस्ट्रॉयड बाय फायर ऑन 25 मार्च, स्टॉक वॉज परचेज्ड पेइंग IGST ऑफ 12%, क्लेम ऑफ 3,000 हैज बीन एडमिटेड बाय द इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है, इसमें 3 चीज़ें हैं, इसमें बस मैं आपको बता रहा हूँ, अभी बताता हूँ। जब हम पोस्टिंग करेंगे, परचेजेस को मैंने टिक कर दिया, IGST को मैंने टिक कर दिया,
और बस 2 चीज़ें मैं टिक कर दी। बैंक लोन वर टेकन एट द इंटरेस्ट ऑफ 12%। बैंक लोन का है हमारा ये रहा, ठीक है। एक एक करके पोस्ट करते रहेंगे जो भी। अब जैसे कि मैं यहाँ पे पोस्ट करता हुआ चला, मैं लोन पर रुक जाऊंगा, मैं देखूंगा कि टिक हो रखा है, इसका मतलब कोई पॉइंट है, उसकी मैं एडजस्टमेंट भी करूँगा, फिर नेक्स्ट पॉइंट पे जाऊँगा, ऐसे करना है, ठीक है। तो देखो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम सेल्फ पहला मुझे दिख रहा है, तो पहली ड्राइंग्स है, मैं इधर लिख देता हूँ तब तक कैपिटल लेस ड्राइंग्स LIC 500 रुपये, ठीक है। नेक्स्ट, उसके बाद मैंने ये पढ़ लिया। स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक आ गया 7500, 2 ओपनिंग स्टॉक 7500। नेक्स्ट, रिटर्न इनवर्ड मतलब कि सेल रिटर्न, यहाँ पे एक सेल आएगी माइनस सेल रिटर्न आएगा, कितना 1000 रुपये। उसके बाद फर्नीचर आएगा 4600, तो मैंने असेट साइड बैलेंस शीट में 4600 फर्नीचर डाल दिया। नेक्स्ट, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 10,000, फ्री होल्ड 10,000 डाल दिया। नेक्स्ट, कैरेज इनवर्ड 400, कैरेज इनवर्ड मतलब कि हमने माल अंदर आने का, कैरेज इनवर्ड इट इज़ माई डायरेक्ट एक्सपेंस, कितना है 400, एडवर्टीजमेंट 200। यहाँ पे मैंने चारा, अब मैंने देखा कि एडवर्टीजमेंट एक पीएनएल का खर्चा है, मतलब कि इनडायरेक्ट खर्चा, तो मैं थोड़ा सा नीचे डालूंगा उसको, एडवर्टीजमेंट 200। नेक्स्ट, सेंड्री क्रेडिटर 4850, सन्ड्री क्रेडिटर्स 4850। रिटर्न आउटवर्ड मतलब कि परचेज रिटर्न 500, यहाँ पे एक परचेज आएगी, परचेज रिटर्न आएगा 500। ठीक है। उसके बाद कमीशन इनकम 600, मुझे पता है कमीशन मेरी इनडायरेक्ट इनकम है, तो मैं पीएनएल में डालूंगा। लाइटनिंग का खर्चा 250, लाइटनिंग का खर्चा 250, 2 लाइटनिंग। उसके बाद आता लोन फ्रॉम बैंक, और मुझे यहाँ पे दिख गया लोन फ्रॉम बैंक पे टिक। रुक जाओ। अब पढ़ो पॉइंट, लोन का कौन सा पॉइंट था, आखिरी पॉइंट था लोन का, ठीक है। बैंक लोन हैज़ बीन टेकन एट द रेट 12% पर एनम इंटरेस्ट, इस पर मैं लिखूंगा, मैं नीचे आ जाऊंगा, बैलेंस शीट से सबसे नीचे आ जाऊंगा, नोट नंबर 1, यह लिखूंगा मैं, ये लिखूंगा इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, लोन अमाउंट कितना है, लोन अमाउंट है तुम्हारा 5,000 रुपये, ये रहा 5,000। एक बात ध्यान से सुना, यहाँ पे देखो क्या लिखा है, इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक 450, इसका मतलब कि मैंने पहले से 450 तो डाला हुआ है, ठीक है। अब मैं कहता हूँ इंटरेस्ट बनता कितना है, एट द रेट कितना दिया था, एडजस्टमेंट में कितना दिया देखो, 12% पर एनम, 12% पर एनम, तो कितना बना 5,000 इंटू 12%, 12 महीने के लिए 600 रुपये, 600 रुपये आ गया। बट मुझे ट्रायल बैलेंस में कितना दिया हुआ है, इंटरेस्ट इन ट्रायल बैलेंस 450, अगर आप देखोगे तो 450 मुझे ट्रायल बैलेंस में दे रखा है। इसका मतलब कि 150 रुपये आउटस्टैंडिंग है जो मैंने कंसिडर नहीं करा हुआ, प्लस आउटस्टैंडिंग 150, क्योंकि मेरे को ये पता है कि मेरा इंटरेस्ट, टोटल इंटरेस्ट एक्सपेंस तो मेरा 600 ही है,
इंटरेस्ट एक्सपेंस तो 600 है, क्योंकि मेरा 5,000 पे 12% लगेगा 600, पर मुझे ट्रायल बैलेंस में 450 दे रखा है, इसका मतलब कि 150 रुपये भी पे नहीं हुआ है, ये आउटस्टैंडिंग है। ठीक है, तो मैं अब इसको बस अभी लिखना नहीं है पेपर में, जो मैं अभी ब्रेड से लिख रहा हूँ, बस मैं बता रहा हूँ। ये हिट हो जाएगा P&L, ये हिट हो जाएगा बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड, क्योंकि मुझे पे करना है अभी। ठीक है, सिंपल है। बस अब मैं इसको क्या करूँगा, मैं वापस आ जाऊँगा P&L में। जो एडजस्टमेंट वाली एंट्रीज हैं मैं वो रेड से फिल कर रहा हूँ। इंटरेस्ट ऑन लोन 600, और इधर मैं डालूंगा आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन 150। 150 कैसा आया, 600 माइनस 450। ठीक है, ये पॉइंट समझ में आ गया। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ो। नेक्स्ट पॉइंट कहता है, अब चलो आगे फिर। वेजेस एंड सैलरीज 7500, टू वेजेस एंड सैलरीज 7500। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। कैपिटल आ गया 40,000। नेक्स्ट मेरा प्लांट एंड मशीनरी 12,500। प्लांट एंड मशीनरी 12,500। उसके बाद आता है परचेजेज 36,000। रुको 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 रुको, यहाँ पे टिक लगा हुआ है। परचेजेज के लिए क्या पॉइंट था, ये नहीं था। अब देखो, अब बात ध्यान से सुनना। परचेज 36,000 है, ठीक है। अब एक बात बताओ, उस पॉइंट में वो ये कह रहा है, अब ये समझाने के लिए रफ है तो तुम्हें इसको लिखना नहीं है, ये रफ पॉइंट पोर्शन है, अभी रफ पोर्शन है। वो कह रहा है यार परचेजेज जो करी है ना मैंने 36,000 की, उसमें से 25 मार्च 2018 को 4,000 का की कॉस्ट का सामान जल गया, आग लग गई। ठीक है, थोड़ा सा मैं आग बना देता हूँ ताकि तुम्हें फील आ जाए। आग लग गई यहाँ पे ना, आग लग गई। 4,000 की कॉस्ट का सामान में आग लग गई, जिसमें, बात सुनना क्या लिखता है आगे, द स्टॉक वॉज परचेज्ड पेइंग IGST एट द रेट 12%। ये जो मैं 4,000 का सामान खरीद के लाया था ना, इसमें IGST मतलब कि जो मेरे पास बिल आया था वो ये था, गुड्स 4,000, IGST एट द रेट 12%, 12 चौक 48, 480 रुपये। मतलब कि मैं उसको 4480 रुपये मैंने उसको पेमेंट करी थी। ध्यान से सुनना, जो जिससे मैंने सामान खरीदा है उसको मैंने 4480 रुपये मैंने पेमेंट करी थी, जिसमें 4,000 के गुड्स थे और 480 रुपये IGST था। 480 रुपये IGST था, ठीक है। वो 480 रुपये जब मेरा IGST था, तो अभी सामान जल गया, तो ना अब मैं इस गुड्स को बेच तो पाऊंगा नहीं, ये गुड्स बेच पाऊंगा मैं 4,000 के, नहीं बेच पाऊंगा। तो गवर्नमेंट कह रही है भाई कि जब तू इसको बेच ही नहीं पाएगा तो तू इसको क्लेम थोड़ी करेगा IGST को। जो IGST तेरा पीछे से जो तू क्लेम करने वाला था इनपुट, क्योंकि तू इसको पीछे पे करके आया है 480 रुपये, जो हम रेंट वाले केस में देख रहे थे, पीछे जो पे करके आए, आगे हम उसका इनपुट ले सकते हैं, बट ये इनपुट थोड़ी ले सकते क्योंकि ये तू बेच तो पाएगा नहीं। गवर्नमेंट को तो कोई नुकसान हो जाएगा अगर वो ऐसे सामान जलने सामान वाले को भी IGST इनपुट देता रहा, तो ये भी नहीं मिलेगा। ये सामान भी चला गया परचेजिस से, ठीक है। मेरा अब बताओ कि मेरे को लॉस कितना हुआ, मेरा खर्चा कितना हो गया। यार मेरा खर्चा तो 4,000 का भी हो गया, बात समझना ध्यान से, 4,000 का हो गया, पर मैं उसको 4480 पे करके आया हूँ। वो तो मेरे को 4,000 मिलता परचेज गुड से जो मैं बेचता, पहला मुझे ये होता फ़ायदा, दूसरा मैं 480 भी क्लेम करता, मुझे दोनों फ़ायदे होते। पर ना मुझे अब 4,000 मिल रहा है ना 480 मिल रहा है, तो मुझे मेरा खर्चा एक तरीके से, मेरा लॉस तो 4480 हो गया ना। तो जो मैं P&L में हिट करूँगा वो करूँगा 4480 से लॉस बाय फायर, पहला। दूसरा, जब मैं परचेजेस से 36,000 में से लेस करूँगा, वो करूँगा मैं 4,000 के गुड्स। 36,000 में से
36,000 में से जब मैं लॉस बाय फायर लेस करूँगा तो मैं 4,000 के गुड्स लेस करूँगा, क्योंकि मेरे परचेजेस वाले पोर्शन में तो 4,000 ही है ना, मेरे परचेज वाले पोर्शन में इतना है तो मैं उतना लेस कर दूंगा। और एक चीज़ और ध्यान रखना, तुमको पहले से इनपुट दे रखा है 5,000 रुपये, क्या वो तुम्हारा 5,000 रहेगा भी इनपुट भी 5,000 में से 480 जो तुम क्लेम नहीं कर पाओगे वो हट जाएगा। कितना हो गया ये 45-20, ठीक है। तो इनपुट भी तुम्हारा ये रह जाएगा। ये पॉइंट समझ में आया? फिर से मैं एक बार बता देता हूँ। 36,000 के जो सामान तुम खरीद के लाए हो उसमें से 25 मार्च 2018 को 4,000 के गुड्स पे आग लग गई। उन 4,000 के गुड्स पे तुम 4,000 तो गुड्स के दे के आए थे और 480 रुपये IGST दे भर के आए थे। तुम ये सोचे थे ये IGST तो मेरी कॉस्ट थोड़ी है, ये तो मैं क्लेम कर लूँगा आगे जाके। पर जैसे ही इनमें आग लगी, आज तुम्हारी कॉस्ट पूरी 4480 धुआं हो गई, ठीक है। अब इसके इम्पैक्ट कहाँ कहाँ पड़ेगा? एक तो तुम IGST नहीं क्लेम कर पाओगे उतना, तो मैंने जो IGST अभी दे रखा है उसमें से इतना कम कर दिया। मेरी बैलेंस शीट में ये एंट्री है, मतलब ये दिखेगा अभी, पहली चीज़। दूसरी चीज़, मैं जो PNL में हिट करूँगा अमाउंट, PNL में मेरा घाटा तो पूरा 4480 का हो गया, तो मैं PNL में पूरा हिट कर दूँगा, ठीक है। उसके बाद मेरा परचेजेस में जब मैं 36 में 4,000 के गुड कॉस्ट के गुड जल गए तो मैं 4,000 ही लेस करूँगा, ठीक है। अब देखो इसकी एडजस्टमेंट पढ़ो, रेड पेन। अब देखो परचेजेस में से मैं करूँगा लॉस बाय फायर 4,000 लेस, टू लॉस बाय फायर 4480, ठीक है। उसके बाद मैं करूँगा क्लेम ऑफ 3,000 हैज़ बीन एडमिटेड, मतलब कि जो अपना तुम लॉस मान रहे हो ना 4480 का, उसमें से इंश्योरेंस कंपनी ने कह दिया 3,000 चल मैं दे दूंगी, तो मेरा लॉस कितना हुआ? 1480 हुआ। 1480 हुआ तो या तो मैं इसको ऐसे दिखा दूं लॉस बाय फायर करके बाय, और इधर मैं दिखा दूं इंश्योरेंस क्लेम 3,000, या फिर मैं उसमें से लेस करके दिखा दूं, वो एक ही बात है, ठीक है। तो अभी हमने ये देखा कि मेरा परचेजेज चला गया 4,000, 4480 मेरा ये चला गया, और मैं यहाँ पे जो लिखता इनपुट क्रेडिट, उसमें से मैं लेस कर दूंगा लॉस बाय फायर 480, ठीक है। ठीक है, जो भी यहाँ पे अमाउंट आएगा मैं लेस करके दिखाऊंगा यहाँ पे। ये पॉइंट बहुत अच्छा था। नेक्स्ट पॉइंट आता है सन्डी डेटर। इसमें तो दो टिक आ रहे हैं, सन्डी डेटर के हमारे ये दो पॉइंट्स हैं। तो सन्डी डेटर में क्या कहता है वो, अब देखो यहाँ पे इसका, ये तो रफ था, ये पूरा रफ था, मैं नोट नंबर 2 बना रहा हूँ यहाँ पे, नोट नंबर 2, डाउटफुल डेट्स। पहला पॉइंट कहता है डाउटफुल डेट्स का कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इट्स 10% ऑफ डेटर और प्रोविजन फॉर डिस्काउंट विल बी 2%। अब देखो, और है कितना डेटर, 10,500 है, ठीक है, 10,500 डेटर्स आर। अगर मैं कहता हूँ प्रोविजन बना दो 10% तो हो गया 1,050, ठीक है। नेट डेटर मेरे कितने बचे, -10%, 9450। तो पहले एडजस्टमेंट के हिसाब से मेरा PNL में जाएगा 1,050, असेट साइड दिखेगा ये। दूसरी एडजस्टमेंट क्या कहती है, दूसरी एडजस्टमेंट कहती है कि जो नेट जो डेटर है ना, उनके डिस्काउंट का प्रोविजन बना दो कि हमें उनको डिस्काउंट देना पड़ सकता है। तो क्या मैं इस पे बनाऊंगा कि 9450 बनाऊंगा? मेरे को बनाना है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट @ 2%। मतलब कि बोल रहा है कि तुम्हें कितने अमाउंट पे डिस्काउंट देना पड़ सकता है। यार मैं ये 1,050 तो मैं सोच ही नहीं रहा कि मुझे मिलेगा, तो मैं इस पर डिस्काउंट क्यों दूंगा? ये तो मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ ना कि ये बैड हो जाएगा, तो मैं 9450 पे ही 2% निकालूंगा, जो आएगा 189, ठीक है, 189।
तो 9450 माइनस 189 अमाउंट होता है 9261, अमाउंट होता है 9261, ठीक है। तो अब सेकंड एडजस्टमेंट करने के बाद मेरे को असेट दिखेगा, डेटर दिखेगा, ये भी जाएगा पीएनएल में। अब देखो क्या क्या पीएनएल में गया। पीएनएल में एक तो ये गया 1050, एक ये जाएगा डिस्काउंट, और असेट दिखाएगा बस इतना, ठीक है, क्योंकि ये तो पहली एडजस्टमेंट के हिसाब से इतना था। अब जब मैं तो अपडेटेड के हिसाब से दिखाऊंगा ना, ठीक है। तो देखो अब मैं डालता हूँ इसको, मैं कहता हूँ पहला प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट आ गया मेरा 1050। 2 प्रोविजन फॉर क्या लिखेंगे, डिस्काउंट ऑन डेटर्स। ये कितना आ गया 189। उसके बाद डेटर्स दिखेंगे हम कितने 10,500 माइनस प्रोविजन ऑन डाउटफुल डेट हो गया 1050, ये भी लेस कर दिया, माइनस प्रोविजन ऑन डिस्काउंट हो गया 189,9261, ठीक है। एक मिनट ये टेबल बढ़ा देता हूँ तब तक। ठीक है, तो मेरा ये हो गया। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, मैंने डिस्काउंट भी डाल दिया और वो भी डाल दिया। नेक्स्ट पॉइंट है मेरा कोल गैस वाटर, ये तो नॉर्मल है। 2 कोल गैस वाटर है 1000। कैरेज आउटवर्ड मेरा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है 100। कैरेज सेल्स है 60,000। डिस्काउंट है 400, तो डिस्काउंट मतलब कि मेरा खर्चा 2 डिस्काउंट 400। रेंट फॉर प्रेमिसेस सबलेट में टिक लगा हुआ है 500 रुपये। रिसीव्ड इन एडवांस है, तो हमें पता है कि अगर 500 रुपये खर्चा है और 100 रुपये एडवांस है तो 400 रुपये में एक्चुअल खर्चा, ये तो मेरा असेट है और पीएनएल में हिट होगा 400 रुपये, ठीक है। तो हम इसको कैसे दिखाएंगे, 2 अच्छा ये तो इनकम है, बाय रेंट 500 लेस एडवांस 100, तो दिखाएंगे 400। बाकी जो मेरा असेट है, मतलब कि क्या रेंट नहीं, एक मिनट, क्या था ये, रेंट तो मेरी लाइबिलिटी हुई ना, ये एसेट थोड़ी हुआ। हाँ, रेंट रिसीव्ड इन एडवांस, कितना हो गया 100, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट ट्रेड एक्सपेंस 8650। ट्रेड में एक्सपेंसेस मेरे नॉर्मल हो गए। उसके बाद आता है स्टेशनरी 2000। स्टेशनरी में क्या पॉइंट है, स्टेशनरी कहता है कि स्टेशनरी अनयूज्ड पड़ी है 400 रुपये। स्टेशनरी अनयूज्ड पड़ी है तो यूज़ ही नहीं हुई, तो 2000 उसको खर्चा क्यों डालना है। 2 स्टेशनरी 2000 है। 2 क्लोजिंग स्टॉक 400 1600। जो ये मेरा खर्चा ही नहीं हुआ ना, तो मैं इसको क्या दिखा दूंगा एज असेट 400 रुपये की, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद मैं दिखाऊंगा इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक 450, वो मैं डाल चुका हूँ उसकी एंट्री, वो एरी। इंटरेस्ट बाय बैंक 600 रुपये में डाल चुका हूँ। कैश 2900। देन इनपुट जीएसटी 5000, उसमें हमने एडजस्टमेंट क्या करी थी, 5000 लेस 480, 4520 रुपये इनपुट जीएसटी हो जाएगा। इनपुट
GST 4520, 5000 माइनस 480। इसको थोड़ा सा नीचे खिसकाना पड़ेगा, नीचे खिसका दो इसको थोड़ा, ठीक है। अभी ये हो गया। बाकी इसके बाद मेरे को पता है कि ये हो गया। अब मेरे को स्टॉक डालनी है, क्लोजिंग स्टॉक बाय क्लोजिंग स्टॉक कितना है 10,000। ये कितना हो गया 59,000, ठीक है। उसके बाद परचेजेस हो गया मेरा 36,000 दिया था मुझे परचेजेस, ये हो गया लेस करके 4.5 माइनस हो गया 31,500, ठीक है। उसके बाद मेरे को डालना है क्लोजिंग स्टॉक, यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक 10,000 और इसको कर देना बंद, इसको कर देना बंद, ठीक है। अब देखो टोटल करो, ये हो गया कितना 69, ये हो गया कितना 69, टू नेट नहीं ग्रॉस प्रॉफिट, ये हो गया 7500, 31,000 माइनस 400 माइनस 7500 माइनस 1,000 माइनस 21,100 बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट फॉरवर्ड, ये कैरिड फॉरवर्ड है। इसमें कितना आएगा 21,100, ये टोटल आ गया कितना, इसका टोटल आ गया 22,600। टू नेट प्रॉफिट कैरिड फॉरवर्ड दैट विल बी, ये हो गया कितना 1600, 400, 600, 1050, 189, 1480, मतलब कि नहीं सॉरी, ये हो गया कितना 4480। उसके बाद 200, 250, 100, 8650 और बस, तो ये हो गया 7581 प्लस नेट प्रॉफिट डाल दूंगा मैं 7581, इसका टोटल आ जाएगा 47081 और इसका टोटल आ जाएगा, मैंने एक चीज़ मिस करी यहाँ पे, बैंक लोन, बैंक लोन भी डलेगा यहाँ पे, बैंक लोन 5,000, इसका टोटल आ गया कितना 57,181, इसका आएगा, ये हो गया कितना इनपुट क्रेडिट था, अच्छा इनपुट क्रेडिट मैंने 2 बार डाल दिया तो इसको हटा देते हैं यहाँ से। $5,4520, ये हो गया डाटा 3926, ये हो गया तो 4600, 10,000, 12,500, 10,000। ओके, जो इंश्योरेंस कंपनी का पैसा मिला है, इंश्योरेंस कंपनी का जो पैसा मिला है वो क्या ऐड नहीं करोगे 59, जो इंश्योरेंस कंपनी का कैश मिला वो भी तो ऐड करोगे, ठीक है। ऐसे बैलेंस शीट तुम्हारी मैच हो जाएगी। तो ये है एडजस्टमेंट वाला क्वेश्चन, इससे ऊपर क्वेश्चन नहीं आ सकता, ये क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा अच्छा था, ठीक है। तो इसी नोट पर हमारा फाइनल अकाउंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप एंड होता है। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नए चैप्टर के साथ, नई खुशियों के साथ। बाय बाय, टेक केयर।